बेटा हम 2025 में जो 36 सवाल मैथ्स में आए हैं उनमें से कुछ सवाल देखेंगे और समझेंगे कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उन सवालों में और हमें क्या जानकारी होनी चाहिए उनको आसानी से एग्जाम में कर पाने के लिए। बेटा ये सवाल इस साल सीसैट में पूछा गया है। हमसे पूछा है कि क्या p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq इज पॉजिटिव वेयर p और q आर नेचुरल नंबर्स। बेटा इस सवाल को कैसे करना था, पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। बेटा नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स। हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, किसी चीज को गिनते हैं तो 1 है 2 है 3 है ऐसे गिनते हैं। हम जीरो तो नहीं गिनते, माइनस में भी नहीं गिनते। तो बेटा काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, या मैं कहूं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। यानी कि p और q की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी में से कुछ है। ठीक बात, ये हमें समझ में आता है। अब बेटा सवाल है कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नहीं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq। बेटा इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरीके से तो समझ पाना मुश्किल है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। बड़ी बेसिक सी आइडेंटिटी है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। यहां पे मैंने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 4pq। बेटा मेरे पास आ जाता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq जो होता है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहां तक तो बच्चों ने बड़ी आसानी से कर लिया और मान लिया कि क्वेश्चन कितना आसान है। बेटा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हमारे पास आया, इसको सिंप्लीफाई करके, और हमें पता है कि p माइनस क्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। यानी कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। तो बेटा बच्चों ने मार्क कर दिया कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स, कि किसी स्टेटमेंट को यूज करना ही नहीं पड़ा, इसके बिना ही हमारा आंसर आ गया कि हाँ ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है। तो बेटा क्या ये सही था? बिल्कुल सही नहीं था, ये था गलत। हमने ये तो ध्यान रखा कि p माइनस क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये नहीं सोचा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी कुछ होता है जो होता है जीरो। बेटा जीरो है एक न्यूट्रल इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो बेटा यहां पे जीरो भी वैल्यू हो सकती थी अगर p और q बराबर है तब। मुझे सवाल में ये कहीं नहीं दिया कि p और q जो है वो डिस्टिंक्ट है, p और q की अलग अलग वैल्यू है, ऐसा मुझे नहीं दिया है। बेटा अगर मैं कहती हूं p और q बराबर है, अगर मैं कहती हूं p और q बराबर है, मान लो p और q दोनों की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 3 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 0 जो कि है एक न्यूट्रल इंटीजर। और बेटा अगर p और q बराबर नहीं है, यानी कि मैं कहूं कि p बड़ा है q से या मैं कहूं q बड़ा है p से, दोनों केसेस में वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक बात। बेटा अगर p बड़ा है तो p माइनस क्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अगर q बड़ा है तो p माइनस क्यू नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो इस केस में वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो क्या मुझे मेरे सवाल का उत्तर मिल रहा है बिना स्टेटमेंट यूज किए? नहीं मिल रहा। बेटा सवाल को देखकर मुझे उत्तर यह मिल रहा है कि ये एक्सप्रेशन या तो न्यूट्रल हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। हमें उत्तर चाहिए श्योर शॉर्ट कि क्या ये पॉजिटिव है, यस और नो। तो बेटा मैं यस और नो नहीं कह सकती, मैं तो कह रही हूं इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी न्यूट्रल। तो मुझे सवाल का उत्तर नहीं मिला। अगर मैं स्टेटमेंट देखती हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है p छोटा है q से, यानी कि ये वाला सिनेरियो है, तो बेटा मुझे पता चल गया कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। तो मुझे आंसर मिल गया कि यस दिस इज पॉजिटिव।
स्टेटमेंट 1 से मुझे आंसर मिल गया। स्टेटमेंट 2 अकेले कहती है P बड़ा है Q से, तो बेटा तो भी ये वाला सिनेरियो होगा कि P और Q बराबर तो नहीं है, P बड़ा है Q से, तो स्टेटमेंट 2 से भी मुझे आंसर मिल गया। यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स अकेले अकेले मुझे इस सवाल का उत्तर दे पा रही हैं, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन बच्चे गलती करके आए, बच्चों ने डी मार्क किया और बेटा इस बारीकी पे ध्यान ही नहीं दिया कि P और Q बराबर भी हो सकते हैं, और वो बराबर होंगे तो 0 आएगा, और 0 जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में है और एक न्यूट्रल इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इस गलती की वजह से बच्चे यहां पर मार्क्स लूज कर गए। और बेटा मैं कहूंगी कि ये इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे था। ठीक, नेक्स्ट बेटा ये सवाल भी इस साल पूछा गया, इसमें हमें यूनिट डिजिट बतानी थी इस मल्टीप्लिकेशन सीरीज की। बेटा यहां पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, यहां पे लग रहा है डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ऑड इवन की प्रॉपर्टीज। बहुत ही आसान सवाल था, अगर आपको 5 का टेबल आता है तो ये सवाल आप कर सकते थे। बेटा 5 का टेबल क्या होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। आप सोचोगे पूजा मैम टेबल लिख रही है 5 का, सीसैट का पेपर तो इतना टफ था। बेटा टफ तब था अगर आपने सही दिशा में तैयारी नहीं की होती। आप देखो कि ये सवाल कितना आसान है। मैंने 5 का टेबल लिखा और क्या देखा कि यहां पे 5 आया, यहां 10 आया, यानी कि यूनिट डिजिट में 0, यूनिट डिजिट में 5, यूनिट डिजिट 0 5 0 5। तो बेटा जो 5 के मल्टीपल्स हैं उनकी यूनिट डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी, इसके अलावा कोई तीसरी डिजिट नहीं होगी। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है इसमें भी तो 5 है, यानी कि ये भी तो 5 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर है। तो बेटा इसकी यूनिट डिजिट भी या तो 0 होगी या 5 होगी, और ऑप्शन में 0 दिया नहीं है, ऑप्शन में 5 दिया है, तो इसका आंसर 5 होना था। आप मान लो कि ऑप्शन में 0 भी दिया होता, एक ऑप्शन आपको दिया होता 0, तो आप कैसे करते। बेटा यहां पे मैंने 5 का टेबल लिखा और देखा कि 5 को जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 आती है, जैसे कि 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25। ठीक बात, जहां पे हम 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पे यूनिट डिजिट आ रही है 5, और जहां पे हम 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट डिजिट आ रही है 0। ठीक, और बेटा ऑड इवन की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। जितने भी ऑड नंबर्स ले लो उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड होगा। बेटा ये जो मुझे मल्टीप्लिकेशन सीरीज दी है इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 सारे ऑड नंबर्स हैं। तो बेटा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर ही तो होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय सारे ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड होगा। तो बेटा 5 इंटू ऑड करते हैं तो ऐसा नंबर आएगा जिसकी यूनिट डिजिट पे होगा 5। ठीक बात, तो बेटा कुल मिलाकर 5 का टेबल पता होना चाहिए और ऑड इवन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते थे, इसको भी मैं इजी कैटेगरी में रखूंगी। एक और सवाल देखेंगे 2025 का। बेटा इस तरह के सवाल बच्चे देखते ही घबरा जाते हैं कि P Q R S चारों की कोई वैल्यू नहीं दी और ये बोल दिया PP इंटू पी क्यू इज इक्वल टू आर आर एस एस, P लेस देन और इक्वल टू 3 है, Q लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो बताओ Q की वैल्यू क्या होगी, यानी कि चारों में से किसी डिजिट की वैल्यू नहीं दी और आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली है Q की। तो कैसे करेंगे बेटा, इस तरह के साइन देख के बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत ही आसान सवाल था। बेटा P की वैल्यू 3 से छोटी या 3 के बराबर है, यानी कि P की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3। 0 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे दिया है कि P Q R S डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं। बेटा हर शब्द पे ध्यान देना है, डिस्टिंक्ट का मतलब P Q R S की वैल्यू अलग अलग है, नॉन जीरो का मतलब इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है। तो बेटा टोटल डिजिट्स होती हैं मैथ्स में 10, 0 to 9,
0 हटा दिया, यानी कि 1 to 9, इन 9 डिजिट्स में से वैल्यू होगी PQRS की। लेकिन साथ ही बता दिया कि P की वैल्यू तो 3 से छोटी या 3 के बराबर है, तो बेटा और नैरो डाउन कर दिया, P की वैल्यू हो गई 1 2 3। ठीक, Q की वैल्यूज क्या पॉसिबल हैं? 1 2 3 4। ठीक, और मुझे दे दिया कि PP इंटू PQ बराबर है RRSS के, यानी कि इस पैटर्न का नंबर आएगा इनका प्रोडक्ट करके, और PQRS चारों की अलग अलग वैल्यू होंगी। तो बेटा कैसे करेंगे? ये गिवन है बेटा, अगर आप सारी वैल्यूज डाल डाल कर भी देख लोगे तो भी आप कर लोगे, लेकिन उतना भी करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है बेटा। अगर मैं P की सबसे छोटी वैल्यू लूं यानी कि 1, तो 11 1। Q की वैल्यू तो 1 ले नहीं सकती क्योंकि सेम वैल्यूज नहीं हो सकती P और Q की, तो Q की वैल्यू मैंने 2 ले ली। तो बेटा 11 इंटू 12 क्या होगा? 132। 11 इंटू 12 हुआ 132। बेटा 132 तो 3 डिजिट नंबर है, और यहां पे प्रोडक्ट में आ रहा है 4 डिजिट नंबर। अब आप P की वैल्यू अगर 2 ले लेते हो तो बेटा 22 इंटू 21, या मैं कहूं 22 इंटू 22 भी आप करते हो तो बेटा 22 का स्क्वायर होता है 484, या मैं कहूं 25 का स्क्वायर होता है 625। तो बेटा अगर P की वैल्यू 2 भी ले लेते हैं तो भी यहां पे 3 डिजिट नंबर आएगा, तो 1 और 2 तो वैसे ही कट गया, P की सिर्फ एक ही वैल्यू बची 3। ठीक, तो बेटा P की वैल्यू 3 रखो, 33। अब आप इंटू 31 भी करके देख सकते हो, 32 33 34, जिसमें आपको इस पैटर्न का नंबर मिले वो आपका आंसर होगा। कुल मिला के आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना था, बहुत ही सिंपल नंबर्स का बेटा। 33 इंटू 34 आएगा मेरे पास 1122, यानी कि RRSS फॉर्म का। अब R की वैल्यू 1, S की 2, P की 3 और Q की 4, चारों डिजिट्स डिस्टिंक्ट है और 0 किसी की वैल्यू नहीं है, और इस पैटर्न का नंबर मेरे पास आ गया, यानी कि Q की किस वैल्यू पर? Q की वैल्यू 4 पर। बेटा बहुत ही आसान सवाल था, बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन पे बेस था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स। कोई स्टेटमेंट यूज करनी ही नहीं पड़ी, मुझे R और S की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे ऐसे ही पता चल गया कि Q की वैल्यू क्या है। ठीक, अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या इस तरह के सवाल करने के लिए आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं बेटा, जरूरी है कि आपने तैयारी की हो सही दिशा में, आपने इस तरह की बारीकियों को अच्छे से समझा हो, सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा हो। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। बेटा ये सवाल रिपीट हुआ है, 2023 में भी ऐसा ही सवाल पूछा गया था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर आपने तैयारी सही से की होती, इस सवाल को किया होता, तो बेटा ये देखते के साथ ही उत्तर देने वाला सवाल था। 10 सेकंड में आप इसका सही आंसर टिक कर सकते थे, ये बात पक्की है। बेटा यहाँ पे 2023 में जब ये सवाल दिया तो क्या दिया कि 9 डिजिट नंबर है जिसकी हर एक डिजिट 1 है, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये नंबर है 9 डिजिट नंबर जिसकी हर डिजिट 1 है। इस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, स्वयं से अपने आप से मल्टीप्लाई किया गया, तो जो रिजल्टिंग नंबर है उसकी डिजिट्स का सम बताओ। यानी कि इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसका स्क्वायर किया। बेटा इसका स्क्वायर क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम डिजिट्स का सम करेंगे। तो बेटा इस सवाल को सीखते समय हमने ये समझा था कि अगर हम 11 इंटू 11 करते हैं, यानी कि ऐसा 2 डिजिट नंबर लेते हैं जिसकी दोनों डिजिट्स 1 है और उसको स्वयं से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है 121। अब मैं 3 डिजिट नंबर लेती हूं, यानी कि 111 लेती हूं, इंटू 111 करती हूं तो आता है 12321। 4 टाइम्स 1 लेती हूं तो आता है 1234321। तो बेटा 9 टाइम्स 1 लूंगी तो क्या आएगा? पहले गिनती 9 तक जाएगी और फिर रिवर्स स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहां पे 9 बार एक है संख्या में। ठीक बात। तो बेटा ये पैटर्न हमने यहां पे समझ लिया था। यहां पे 2025 में रिवर्स तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया, आपको ये नंबर दे दिया,
आपको ये नंबर दे दिया, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे आके ये नीचे जाना चालू हो गया, 8 7 6 5 4 3 2 1। बेटा आपको ये दे दिया, तो क्या आपको नहीं पता कि ये इसका स्क्वायर है? ये 9 टाइम्स 1 का स्क्वायर है। तो बेटा n स्क्वायर अगर इसके बराबर है तो n की वैल्यू क्या होगी? जो भी वैल्यू होगी उसमें 9 डिजिट्स होंगी, और मुझे वैल्यू भी पता है कि 9 टाइम्स 1 लिख दो। ठीक, तो बेटा बहुत ही आसान सवाल था, इसको मैं बिल्कुल इजी कैटेगरी में रखूंगी, क्योंकि एग्जामिनर ने 2023 वाला सवाल ही दोबारा से पूछ लिया। ठीक, एक और सवाल आपको दिखाती हूं उदाहरण के लिए, जो कि रिपीट किया गया है। बेटा यहाँ पे सवाल पूछा गया है 2025 में कि ये जो नंबर है इसकी 489th डिजिट क्या होगी? बेटा ये नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं उसको एक के बाद एक लिखे जा रहे हैं। तो बताओ 489th डिजिट क्या होगी? बेटा 2019 में सवाल पूछा कि एक प्रिंटर बुक के पेजेस को नंबरिंग करता है और 1 से स्टार्ट करता है, इतनी डिजिट्स यूज करता है, तो बताओ कि बुक में कितने पेजेस हैं? तो बेटा बुक की जो पेज नंबरिंग होगी 1 से शुरू होके वो भी तो इसी तरह से होगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसने टोटल डिजिट्स बता दी, नंबर ऑफ पेजेस बताने हैं, यहां पर भी डिजिट बता दी और नंबर बताना है। तो बेटा हमें सिर्फ आना चाहिए था कि नंबर्स में डिजिट्स कैसे काउंट करते हैं। 1 to 9 तक के जो 9 नंबर्स हैं उनमें पर नंबर कितनी डिजिट है? 1, यानी कि पहले 9 नंबर सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, तो बेटा कितनी डिजिट्स हो गई? 9। फिर 10 से 99 तक 90 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें पर नंबर 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है हर नंबर में, तो बेटा टोटल डिजिट्स हो गई 90 इंटू 2 180। 100 से लेकर 999 तक ये जो 900 नंबर्स हैं इनमें हर नंबर में 3 डिजिट है, तो 900 इंटू 3 2700। बेटा अगर आपको ये डिजिट काउंटिंग आती है, अगर आपने इस सवाल को किया है, तो ये सवाल भी बहुत ही आसान कैटेगरी का था। ठीक बात। नेक्स्ट बेटा ये सवाल आया, P is equal to ट्रिपल क्यू be a 3 digit number, what is the HCF of P and 481? बेटा यहाँ पे P की वैल्यू ना देके एक नंबर दे दिया जहां पे एक डिजिट 3 बार रिपीट हो रही है। अगर आपने नंबर्स विद रिपीटिंग डिजिट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होता तो ये सवाल इजी कैटेगरी का था। बेटा यहाँ पे P दिया है ट्रिपल क्यू, यहाँ पे हमने समझा है कि अगर इस फॉर्म का नंबर है जैसे कि ट्रिपल ए, यानी कि डिजिट रिपीट हो रही है 3 टाइम्स, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं a इंटू 111, और 111 को हम लिखते हैं 3 इंटू 37। यानी कि बेटा अगर आपको P दिया है ट्रिपल क्यू, तो आप क्या कर सकते थे? आप P को लिखोगे Q इंटू 111, जैसे कि हमने यहां पे समझा। फिर हम 111 को लिख सकते हैं 3 इंटू 37, यानी कि इस फॉर्म का नंबर है तो 3 और 37 तो उसके फैक्टर्स निश्चित ही होंगे, चाहे Q की कुछ भी वैल्यू हो। ठीक, तो बेटा 3 और 37 P के फैक्टर्स हैं। 481 के फैक्टर्स क्या होंगे? हमें HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या 481 में 3 और 37 में से कोई फैक्टर है? बेटा 481 3 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 8 और 4 12 और 1 13, इसकी डिजिट्स का सम 3 से नहीं कट रहा, ये 3 से नहीं कटेगा। क्या ये 37 से कटेगा? हाँ जी, ये होता है 37 इंटू 13। तो बेटा P है Q इंटू 3 इंटू 37, 481 है 37 इंटू 13, तो क्या हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया, दोनों में कॉमन है 37। इसका आंसर था ऑप्शन सी। तो बेटा अगर आपने नंबर्स विद रिपीटिंग डिजिट्स किया है तो ये सवाल तो हलवा था। यहां पे आपको P की जगह ये भी दे सकता था कि P जो है वो है ABC ABC, इस फॉर्म का नंबर है। तो बताओ कि P में और 481 में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? तो बेटा ABC ABC इस फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उनको ऐसे लिखते हैं, ABC इंटू 1001, और 1001 को लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13। तो हम इसको लिखते हैं ABC इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13।
हमें मतलब नहीं कि ए बी सी की क्या वैल्यू है, हमें पता है कि इस फॉर्म के नंबर को ऐसे लिखा जाता है। तो बेटा अगर P ABC है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, और 481 को हम लिख रहे हैं 37 इंटू 13, तो यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 13, तो आंसर 13 होता। तो बेटा इस तरह का सवाल हो सकता है अगले साल बना दे। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है इस तरह के सवालों को करने के लिए। बेटा इस सवाल में 1001 के फैक्टर्स पूछ लिए, अगर हमने ये किया होता तो 1001 के फैक्टर्स भी हमें पता है कि 7, 11 और 13, और हमने ये टेबल अपने कोर्स में डिटेल में डिराइव किया है, सिर्फ लर्न नहीं किया। ठीक बात। तो बेटा यहां पर जो सवाल था कि there are n sets of numbers each having only 3 positive integers with LCM equal to 1001 and HCF equal to 1, what is the value of n? कि n set of numbers हैं और हर सेट में 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका LCM 1001 है और जिनका HCF 1 है। तो बताओ ऐसे कितने सेट पॉसिबल हैं, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा 1001 के 3 फैक्टर्स हैं, 7, 11 और 13। 1001 के 3 फैक्टर्स हैं, 7, 11 और 13। अब बेटा हमें नंबर्स दे दिया जाए, उसका एलसीएम निकालना तो हमारे लिए आसान है, लेकिन यहां तो उल्टा दे दिया। यहां पे आपको एलसीएम दे दिया और सेट्स बनाने हैं कि कौन से ऐसे 3-3 नंबर के सेट बन सकते हैं जिनका ये एलसीएम हो। तो ये एग्जाम में बैठकर ठीक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि बेटा इसमें ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 या मोर देन 8। तो आपको मोर देन 8 की पॉसिबिलिटी रूल आउट करने के लिए 8 या 8 से ज्यादा सेट बना के देखने हैं। तो ये लेंदी भी था, ट्रिकी भी था, तो ये सवाल छोड़ के आया जा सकता था, क्योंकि इसकी जगह आप बहुत ऐसे सवाल कर सकते थे जो इजी कैटेगरी के थे और जिनसे आप स्कोर कर सकते थे। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। बेटा एक ये सवाल है, ये सवाल भी लेंदी था, ट्रिकी था, बहुत सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना था, बताना था कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं आर और एस की। यहां पे पी क्यू आर एस टी 5 डिजिट्स हैं, और बेटा यहां पे हमें सिर्फ एक डिजिट की वैल्यू बता दी कि Q3 है, T लेस देन 6 है। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना बना के देखने थे, सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। लेंदी भी था, ट्रिकी भी था, एग्जाम में बैठकर एक्यूरेटली इसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में ट्राई करना वाइज डिसीजन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। अब बेटा हम डिफिकल्टी लेवल वाइज अगर बात करें 2025 के पेपर की, मैथ सेक्शन की, तो बेटा मैथ सेक्शन में 15 से 16 सवाल ऐसे थे जो कि इजी थे। बेटा इजी का मतलब ये नहीं है कि ये सवाल तो हलवा थे, उठ के जाओगे और एग्जाम में कराओगे ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिलेटिवली इजी थे। अगर आपने सही दिशा में तैयारी की होती तो हम इन सवालों को आसानी से एग्जाम में कर सकते थे। अब 14 सवाल ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे, यानी कि लेंदी थे लेकिन उतने ट्रिकी नहीं थे। अगर आपकी प्रैक्टिस पूरी होती और आपकी कमांड होती हर टॉपिक पर तो ये 14 सवाल भी डुएबल थे। और बेटा 6 से 7 सवाल ऐसे थे जो मेरे हिसाब से एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले नहीं थे। आप घर आओ और आकर करो ताकि अगले साल के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। ठीक बात।